नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्जाम एलिवेट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। आप लोग का बिहार दरोगा के एग्जाम को देखते हुए आज से हम मंथ बाय मंथ करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि जून महीने से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर देखने के बाद में पता चला है कि ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है लास्ट के 6 महीने से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसमें हम देखेंगे बिहार स्पेशल, साथ ही नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल और इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपका एक भी सेक्शन मैं छोड़ नहीं रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और जून महीने से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके रीजन मैंने बता दिया कि लास्ट के पिछले 6 महीने से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज़्यादातर। तो हम ज़्यादा एफर्ट लगाने से अच्छा है कि हम उस सेक्शन में एफर्ट लगाएं जहाँ से हमारे करंट अफेयर का जो 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सिक्योर हो सके, फुल सिक्योर हो सके। यही प्रोबेबिलिटी के साथ में हम चल रहे हैं। आज से स्टार्ट करें जून महीने से करंट अफेयर आपका, जून 2025 से, और ये हम पूरे दिसंबर महीने तक कंटिन्यू देखेंगे, जिसमें कि यहाँ पे मैं कंक्लूड किया हूँ। बिहार स्पेशल हो गया, नेशनल करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो इसी सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और आज से क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं तो हमारे सामने में देखने को मिलता है कि हम क्या देखेंगे बिहार स्पेशल में, कि इसमें देखेंगे हम इसका ई गवर्नेंस मॉडल कैसा है, ऊर्जा अवसंरचना कैसा है, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के लिए क्या क्या काम हुआ है, साथ ही साहित्य और इतिहास के बारे में जो भी चीज़ हुआ है, ठीक है। याद रहे कि ये जो करंट अफेयर जो है हम जून महीने से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इस तरह से हम दिसंबर महीने तक बढ़ेंगे कंटिन्यू। तो आप लोग बस साथ बना रहेंगे, क्या साथ बना रहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे ई वोटिंग पहल स्टार्ट की गई है बिहार के अंदर में। अब ये ई वोटिंग क्या है, तो इसके बारे में क्या करंट अफेयर आपका बनता है कि ये जो है इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है। क्या हुआ है, ये पूरे भारत में पहली बार हुआ है, इसीलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत ही शानदार एक यूनिक तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पिक हो सके, आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए, राइट। तो देखिए सबसे पहले कहते हैं कि ई वेटिंग पहल क्या है, ठीक है। ई वोटिंग पहल जो है ये क्या है, तो आप देखेंगे कि भारत का पहला चुनाव, भारत का पहला राज्य है जिसने नगर निकाय चुनाव में, कौन सा चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार में चुनाव हुआ है, ठीक है। 2025 में बिहार में चुनाव हुआ है। इस निकाय से ये आपको देखने को मिलता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, नगर निकाय चुनाव में मोबाइल आधारित ई वोटिंग लागू की गई है। ये मोबाइल आधारित है, ठीक है। मोबाइल पे ऐप आता है जिसमें कि इसमें देखेंगे सी डेक प्लस जो है, ठीक है। सी डेक प्लस निर्वाचन आयोग की तकनीक का यहाँ पे डेवलपमेंट के यूज किया गया। अब ये सी डेक क्या है, सी डेक एक मोबाइल ऐप है, राइट। सी डेक जो है एक मोबाइल ऐप है, और साथ ही साथ बिहार राज्य के निर्वाचन आयोग जो है उसके साथ में मिलकर यहाँ पे ये चीज़ें यूज किया गया है। इसमें वोटिंग करने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त टेक्निक का यूज किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए ई वोटिंग पहल क्या है, कहाँ किया गया है, नगर निकाय चुनाव में। कहाँ पे, नगर निकाय चुनाव में। आपको इतना बहुत ज़्यादा इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इसमें देखेंगे कि इसमें ब्लॉकचेन तकनीक का यूज किया गया, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत फेमस है। साथ साथ यहाँ पे फेस मैचिंग यानी बायोमेट्रिक सत्यापन जिसे बोलते हैं, इसको भी, इस चीज़ को यूज करके, ताकि ये ना हो कि फेक वोटिंग ना हो सके। क्या ना हो सके, फेक वोटिंग जो होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको ध्यान में रखते हुए, राइट। तो इतना सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ई वोटिंग क्या है, ओके, कहाँ किया गया है, तो बिहार में नगर निकाय का चुनाव जो हुआ था वहाँ से। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। बहुत ही मैं इसको कॉन्सेप्ट की तरह लेके चल रहा हूँ, बाकी मैं इसे MCQ भी कराऊंगा। कॉन्सेप्ट लगाते तो MCQ कर पाएंगे, राइट। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने में है कि हमें परमाणु ऊर्जा से संबंधित है ये, ठीक है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। तो इसमें क्या है कि बिहार का पहला परमाणु संयंत्र जो है, जो कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बेस पे बनेगा, जिसे SMR बोलते हैं। बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र लगने जा रहा है, जिसमें कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो टेक्निक है उसे हम यूज करेंगे। अब ये आपको सीधे पूछ देगा यहाँ पे फुल फॉर्म SMR का, आप याद रखेंगे यहाँ पे सीधा फुल फॉर्म पूछ देगा, क्या SMR दुर्गा के यहाँ पूछा गया है। तो ये आपको ये रखना है, स्मॉल मेडुलर रिएक्टर, ओके। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि बिजली की कमी को दूर करना है, क्योंकि अब बिहार में इंडस्ट्री डेवलप होगा तो वहाँ पे बिजली तो चाहिए ना हमें, ओके।
तो इसलिए साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडस्ट्री को जो है उसको विकास के लिए, औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमें देखने के लिए मिलता है, आप दोस्तों देखेंगे कि स्लाइड कि यहाँ पे बिहार में स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में क्या पहल हुआ है उसके बारे में। हाँ, मैं ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा हम सारे सेक्शन को कवर कर रहे हैं, क्योंकि अब मेरा अप्रोच जो है एकदम होलिस्टिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है। ओके, तो आप लोग बेफिक्र हो जाइए। आप लोग को यहाँ से मैं मंथली बेसिस पे जो करंट अफेयर करवा रहा हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ओके, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम चाह नहीं रहे हैं कि किसी तरीके से आप लोगों के मन में कोई भटकाव हो। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लें ताकि हम रोज़ कंटिन्यू आप लोगों से मिलते रहें और आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे एबीडीएम में बिहार शीर्ष राज्य में है। ठीक है, एबीडीएम में बिहार शीर्ष राज्य पे है, जिसमें कि आप देखेंगे ये एबीडीएम क्या होता है कि जैसे कि आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन तरीके से यानी कि बिहार में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा यूज हो रहा है। आप देखते होंगे हॉस्पिटल में कि देखिए वहाँ पे क्यूआर स्कैनर लगा हुआ है, आपको ओपीडी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो या तो आप लाइन में लग कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये एबीडीएम वही टेक्नोलॉजी है। इसमें देखेंगे कि 92% जो ओपीडी पंजीकरण जो है स्कैन क्यूआर कितना 92%, ये बड़ी बात है। बिहार को, जो कि बिहार में अभी भी जो स्थिति जो है खास करके कि वहाँ पे उस तरीके का एजुकेशन नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पे अगर 92% ओपीडी का पंजीकरण हो रहा है तो बड़ी बात है, जिसमें कि स्कैन और शेयर क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ साथ देखेंगे कि जीविका दीदी की रसोई जो है सभी ब्लॉक कार्यालय प्लस सरकारी मेडिकल कॉलेज को देखने को मिलता है। जीविका दीदी का रसोई जो है, ठीक है, ये कहाँ मिलता है तो ब्लॉक कार्यालय और सरकारी मेडिकल कॉलेज पे। और साथ ही साथ देखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन जो है ये 400 से बढ़ाकर 1100 प्रति महीने कर दिया गया है। तो ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पहले जो ये पेंशन जो था कितना था 400 रुपये, अब इसे कितना बढ़ा कर दिया गया तो ये 1100 रुपये दिया। आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। तो मैंने अभी क्या क्या देखा कि ये देखिए ये बढ़ाया गया है, तो इसीलिए आपको ये बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि ये 400 से 1100 कर दिया गया है। राइट, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिहार में कुछ नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र में क्या तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नवीकरणीय मतलब कि आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही साथ पर्यावरण में क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो आप देखने को हमें मिलता है कि 2 मेगा कनाल बैंक सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट विक्रमपटना में ये लग जा रहा है 2 मेगावाट का। ठीक है, आइए कहाँ लगेगा, कनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये विक्रम जगह का नाम है। आइए कहाँ जगह है, पटना में, इसलिए हमारे लिए मस्ट हो जाता है। ओके, और इसका उद्घाटन स्वयं किया है नीतीश कुमार जी। कौन, नीतीश कुमार जी, तो ये हमारे लिए मस्ट हो जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए जो है ये मस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्ट, इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप मार के चलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से ये अभियान के तहत जल जीवन हरियाणी जो है ये काफ़ी पुराना योजना है, उसी के तहत ये डेवलप किया जा रहा है। तो इसीलिए भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे बिहार साहित्य और इसके इतिहास के क्षेत्र में, क्योंकि साहित्य में ये लिटरेचर और हिस्ट्री की जो दृष्टिकोण से है, जैसे कि यहाँ पे कुछ अवार्ड मिला है। अब अवार्ड क्या क्या मिला है, किसको मिला है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सीधा सीधी क्वेश्चन आपको पूछता है, क्या बोल रहा हूँ, सीधा सीधी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ जाता है। तो जब आ जा रहा है तो हमें इसको बेहतरीन तरीके से रेडी करने की ज़रूरत है और हम इसे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो कुछ पुरस्कार जो है अवार्ड में आप देखेंगे, जैसे कि युवा पुरस्कार, क्या साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार जो है 2025 का, ये मैथिली भाषा में जो मिला है वो मिला नेहा झा मनी को। क्या, नेहा झा मनी, आप ऐसे नाम याद रखेंगे। अब किसके लिए, तो इसकी एक रचना है बनारस आहम। क्या, बनारस आहम, इसके लिए इसे मिला है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे नेहा झा मनी जो है उसको मिला है बनारस में उसका जो काम जो है यानी उसकी जो रचना जो है वो है बनारस आहम। ठीक है, तो इसके लिए साथ ही साथ आप देखेंगे बाल साहित्य किसको मिला है, तो बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये भी मैथिली में मिला है, वो मिला है मुन्नी कामत को। मुन्नी कामत, जिसका जो रचना जो था चुक्का के लिए,
क्या चुक्का के लिए मिला है बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली में, वो है मुन्नी कामत। ठीक है, तो युवा किसको मिला है? नेहा झा। युवा मतलब नेहा झा, और बाल मतलब बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये मुन्नी कामत को मिला है। राइट, और ये आपको ये जो है जैसे कि बनारस हम उसकी रचना, और साथ ही रचना आपको याद होना चाहिए, और नाम बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा, लास्ट के 6 महीने करंट अफेयर है, तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी कीमत में इग्नोर नहीं किया जा सकता ये सब चीज़ें। राइट, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। इतना सारी जो चीज़ था, जून महीने के जो बिहार से रिलेटेड जो भी इवेंट हुआ था, जो भी करंट अफेयर था, वो जून महीने का हमने देखा था। अब हम यहाँ पे नेशनल अफेयर्स देखते हैं कि यहाँ पे नेशनल में क्या हुआ था जून महीने पे। जैसे कि अगर इसका समराइज बोलूँ तो जैसे जनगणना देखने वाले हैं, और सूचना देखेंगे, डिजिटल शासन देखेंगे, शहरी विकास देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम वन बाय वन समझने का प्रयास करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनगणना। जनगणना जो आप लोग का होगा ये 2017 में होगा। कब? 2017 में जनगणना होने जा रहा है, और सॉरी 2027 में जनगणना होने जा रहा है। ओके, और आप लोग एक चीज़ बताइए कि ये जनगणना कब से स्टार्ट हुआ है। करंट अफेयर में बताएंगे कि जनगणना बार इंडिया में कब हुआ था, किसके समय में हुआ था। ठीक है, अब 2017 जो 27 की जनगणना है, इसमें एक नया चीज़ हुआ है। नया चीज़ क्या है कि पहली बार यहाँ आधिकारिक रूप से जाति जनगणना की बात की गई है। पहली बार जाति जनगणना की बात किया गया है कि अब यहाँ पर जाति भी कंक्लूड किया जाएगा कि किसकी कितनी नंबर है, इस तरीके से। तो इसके लिए काफ़ी विवाद हमें देखने को मिलता है। बहुत बार ऑपोजिशन की डिमांड था, मांग था कि जाति जनगणना भी कराया जाए, तो इस चीज़ को मान लिया गया है। ठीक है, और आपका ये आधिकारिक तिथि जो है ये 16/2025 को रखा गया है, यानी कि ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया था कि जो जनगणना जो होगा 2027 में होगा, जिसमें कि जाति भी कंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये पहली बार इसलिए बोला क्योंकि आज़ादी के बाद से अभी तक जाति जनगणना नहीं हुआ है। लास्ट टाइम 1932 में हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये हमारे लिए मस्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो SC ST जो होता है, SC ST जो होता है उसकी जो कितनी नंबर है उसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। SC हो गया प्लस ST हो गया, उसकी जानकारी हमें कितनी नंबर है, कितना पॉपुलेशन है। और जो OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, उनकी जो OBC या जनरल उसकी जानकारी पब्लिक नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम जो हमें देखने को मिलेगा कि आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जाति जनगणना के बारे में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है कि चुनाव रेल ब्रिज। ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मस्ट इंपॉर्टेंट लेकर मान, क्योंकि इसके बारे में आपको लेके हाँ क्या रेल ब्रिज के बारे में बात करते हैं। चुनाव रेल ब्रिज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, सबसे ऊंचा। यही सबसे बड़ी बात हो गया, और जब सबसे ऊंचा है तो हमें और यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, क्या पूछेगा इसके ऊंचाई पूछेगा। ठीक है, ये कितनी मीटर लंबी है, तो 359 मीटर है। आप कहीं नोट करके रख ले, कहीं नोट करके रख ले, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, बार बार पूछा गया है। तो ऊंचाई कितना है? 359 मीटर। और ये जो है एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर समझ रहे हैं, जो फ्रांस में है। फ्रांस में हमें देखने को मिलता है एफिल टावर, वहाँ पर लोग जाके अपना सेल्फी लेते हैं, इमेज क्लिक करवाते हैं, उनसे ऊंचा है चेनाब रेल ब्रिज। ठीक है, और इसी तरीके से ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है रायसेना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रायसेन जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इस परियोजना जो है USBRL के अंदर में। इसका उद्घाटन जो था नरेंद्र मोदी जी किया था। कौन किया था? नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है। तो आप इन सब पॉइंट को जो है एकदम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और इसको एकदम बढ़िया आप मतलब इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, एकदम VIP हो गया ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि डिजिटल इंडिया अमृत मिशन जो है हमारा उसके बारे में। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया के दोस्तों हो गया 11 वर्ष। ठीक है, 11 वर्ष हो गया है डिजिटल इंडिया के बारे में। 2025 में इसको 11 वर्ष हो गया था, यानी कि आप सोच सकते हैं 2014 से ही ये प्रोग्राम जो है लॉन्च है डिजिटल इंडिया। ओके, और डिजिटल इंडिया में आपसे ये सीधा सीधे पूछ लिया जाएगा कि डिजिटल इंडिया में क्या क्या आता है। तो देखिए, आप वीडियो क्लासेस जो देख रहे हैं ये आप एज ए डिजिटली फॉर्म में ही देख रहे हैं। इतनी बड़ी जो इंटरनेट की जो क्रांति हमें देखने को मिलता है वो डिजिटल इंडिया के थ्रू ही ये संभव हो सका है। ओके, तो जब ये सब चीज़ें हुआ है तो आपको पता बेहतरीन तरीके से होना था। इसमें देखने को मिलता है DBT जो है ये ट्रांसफर हुआ है कितना, हमें DBT ट्रांसफर देखने को मिलता है। DBT मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इसमें क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जो भी गवर्नमेंट का स्कीम जो होता है, जो पैसे होते हैं लोग के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक जो डिजिटल इंडिया की ये भी एक मीन्स अचीवमेंट ही है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये DBT ट्रांसफर 44 लाख करोड़ देखने को मिलता है। साथ ही देखते हैं कि अमृत मिशन जो है
इसको भी 10 वर्ष हो गया है, ठीक है। अमृत मिशन जो था इसको भी 10 वर्ष हो गया है। इसमें दोस्तों 2 करोड़ से ज़्यादा नल कनेक्शन देखने को मिलता है। जैसे आप देखते होंगे कि बिहार में नल जल योजना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, हर एक गाँव में नल जल योजना देखने को हमें मिलता था, ठीक है। तो इसका भी 2 साल हो चुका है, कितना 2 ईयर्स इसका भी हो गया है। 2 करोड़ यहाँ पे कनेक्शन, नल का कनेक्शन हो गया है। तो इसीलिए हमारे लिए ये भी जरूरी हो जाता है, एक का 11 वर्ष और दूसरे का 10 वर्ष हुआ है। आपसे सीधा पूछ लेगा कि ये योजना कब लॉन्च हुआ था, तो आप अमृत वाला पूछे तो आप ये इसे 2015 बोलेंगे, और डिजिटल इंडिया पूछे तो इसे आप 2014 बोलेंगे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए बस, क्योंकि यहाँ पे जो 10 वर्ष, 11 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष जो योजना हो जाता है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमारे गवर्नेंस के पार्ट हो जाता है, इसीलिए। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ जो हैं उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे अब अंतर्राष्ट्रीय खबर से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यानी कि आपका जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी सेक्शन से पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पे एक भी सेक्शन छूट नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए लाइक व्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम, क्योंकि आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए, हमारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगा, राइट। क्योंकि करंट अफेयर तो बहुत सारी चीज़ होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। अभी आप जाके उठाइए ना, वार्षिक उठाएंगे तो उसमें लगभग 5,000 से ऊपर फैक्ट है, लेकिन 5,000 से ऊपर फैक्ट रट के नहीं फायदा होगा ना। इसीलिए जो एक होलिस्टिक अप्रोच लिया हूँ, आप इसके थ्रू प्रिपरेशन करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय में। देखें कि अंतर्राष्ट्रीय में क्या देखने वाले हैं हम लोग। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय में, इंटरनेशनल रिलेशन में, तो हमें देखने पड़ता है कि जो मध्य पूर्व का जो संकट चल रहा है, मध्य पूर्व का संकट, आप समझे, मिडिल ईस्ट का जो संकट जो है वो, साथ ही जो कुछ ग्लोबल जो इंडिकेटर आया, वैश्विक सूचकांक जो है वो आया, साथ ही कूटनीतिक कुछ सामान वगैरह जो है वो इंडिया गवर्नमेंट को मिला है, तो वो क्या क्या मिला है उन सब के बारे में अच्छे से और डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा आप लोग पेशेंसली वीडियो को वॉच करें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल जो इवेंट हुआ है, जैसे कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुआ है, तो क्या घटनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं बढ़िया से। तो आपको पता होगा कि मई जून महीने में ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था, और उसी संघर्ष में दोनों तरफ से अपने अपने आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। अब इसकी वजह क्या था कि अगर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी ले जाऊँ, तो ईरान को, जो इजराइल था, उसको लग रहा था कि ईरान जो है परमाणु बम बनाने वाला है। परमाणु बम बनाने वाला इस वजह से ईरान पर हमला किया, उसी के जवाबी कार्रवाई में भी ईरान भी हमला किया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो है ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है, ये उसी बीच का घटना है, ठीक है। तो इसको कौन लॉन्च किया था? ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो था, ये आपका जो इजराइल जो है उसने ये लॉन्च किया था। ये कि ये मतलब उसको वो क्या बोलते हैं कि जस्ट ऑपरेशन ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो था, ये ऑपरेशन था, इसको लॉन्च किसने किया था? तो ये किया था इजराइल ने। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। और पिछले साल का सबसे बड़ा घटना था, हमारे पश्चिम में हुआ है, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा जानकारी जरूरत है। आप देखते हैं यहाँ पे कुछ इंडेक्स वगैरह मिला है, जैसे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है, इसमें भारत का और साथ ही विश्व का क्या रैंक मिला है उसके अनुसार बात करते हैं। तो टॉप पे दोस्तों यहाँ पे आइसलैंड है। आइसलैंड जो है ये रैंक 1 पे है, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो पीस में भारत का रैंक जो है 115 है। कितना? 115। ये पहले से काफ़ी इंप्रूव हुआ है। पहले ये रैंक जो था पिछले साल 125 के समथिंग था, लेकिन अब ये 115 हो गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है, अच्छा है, ऐसा ही होता रहे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो पीएम मोदी जी हैं, उनको साइप्रस में एक सम्मान मिला है। अब ये सम्मान क्या मिला है वो आपको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मॉरिशस थर्ड, ये साइप्रस में मिला है मोदी जी को। उसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रस थर्ड, ठीक है। तो ये मोदी जी को सम्मान मिला है। साथ ही साथ ये सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका क्या नाम है, तो आप ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ दोस्तों हमारे पूछ रहे थे कि मुझे अगर ये पीडीएफ जो है मुझे लेना हो पीपीटी का, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैं ये शेयर कर दूंगा। आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार अपने रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन बार बार करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ आप देखेंगे ये ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3, ये ट्रू प्रोमिस 3 किसने बताया था? ये आपका किया था ईरान ने,
ठीक है, तो आपको कोई भी परेशान नहीं होना है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन अगर बारे में पूछे तो ये आपका हो जाएगा, इजराइल ने लॉन्च किया था, और यहाँ पे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो था ये यहाँ पे ईरान ने किया था। तो इस तरीके से आपका ये जो था इंटरनेशनल इवेंट का ये भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम और घटना जो है, जैसे कि यूएनसी से रिलेटेड हमारे सामने में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें कुछ अस्थायी सदस्य को नॉमिनेट किया गया है। अब ये टेम्पररी सदस्य है, अस्थायी सदस्य है, इसे 2026-27 के लिए, तो ये हमारे लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, क्योंकि यूएनसी की मैटर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो देखते हैं इसमें कुछ जो टेम्पररी जो मेंबर्स हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन बनाया गया है, तो बहरीन को बनाया गया है, कोलंबिया को बनाया गया है, और उसके बाद में डीआरसी को बनाया गया है, लवतिया को और लाइबोरिया। ये जो कंट्री जो है इसको आपसे इसका नाम पूछ लेगा सीधा सीधी कौन के ऑर्डर में कि इसमें कौन कौन है कौन कौन नहीं है, तो आपको बेहतरीन तरीके से ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें पूछ लेगा कि इसमें बहरीन के बारे में, कोलंबिया के बारे में, डीआरसी के बारे में, लवतिया के बारे में, लाइबोरिया के बारे में। तो आपको इतना पता होना चाहिए कितने देश को अस्थायी रूप से सदस्य बनाया गया है। और 2026-27 के लिए एग्जाम जब आपका 2026 में है, तो इसीलिए ये हमारे सामने में मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कुछ यहाँ पे अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप करेंट अफेयर को अगर होलिस्टिक लेके चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। अगर आप करेंट अफेयर को होलिस्टिक लेके चल रहे हैं तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है रेदर देन कि आप बस रटा मार रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए, अर्थव्यवस्था बैंकिंग सेक्टर देखेंगे, जैसे कि जो मौद्रिक नीति जो है, ठीक है, मौद्रिक नीति हो गया, जीडीपी हो गया, एफडीआई हो गया, डिजिटल भुगतान, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से देखने वाले हैं और बहुत इसे बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको हमें देखने को मिलता है कि आरबीआई द्वारा जो आर्थिक संकेत दिया गया है वो क्या क्या है, और उसके बारे में, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि मौद्रिक नीति जो था, आरबीआई का जो मौद्रिक नीति जून महीने में जो था वो था, रेपो रेट के बारे में बात करें तो रेपो रेट होता है 5.50% इसका था, ठीक है। और आरबीआई का एक जो नेचर होता है वो न्यूट्रल था, ठीक है, न्यूट्रल। अब ये रेपो रेट क्या होता है, अगर आप इकोनॉमी क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि आरबीआई जो बैंक पे लगाता है, अगर आप बैंक पे अगर आरबीआई अपना कंट्रोल करना चाहता है, यानी कि इन्फ्लेशन कम करना चाहता है, तो रेपो रेट को रिड्यूस करता है, जस्ट मतलब बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि देखा कि हाँ इन्फ्लेशन वगैरह नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर ये रेपो रेट जो है उसको आरबीआई ओपन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5.50% क्या गया था रेपो रेट जून महीने में। इसके लिए आपको यहाँ से सीधा सीधी ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपको रेपो रेट कंसेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूँ कि रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ये बता देता हूँ, अगर आप नहीं इकोनॉमी में तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, मान के चलिए कि आरबीआई है, ठीक है, ये आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई ने बैंक को, अब पैसा घर तक किसके पास जाता है, पैसा लेने के लिए, पैसा लेने जाता है आरबीआई के पास में। तो आरबीआई ना इस पे जो अपना अमाउंट जो लेना होता है, ये बोलता है कि मैं तुमसे इतना पैसा लूँगा अगर मुझसे पैसा लोगे तो, ठीक है। यानी लोन का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो, लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलता है आरबीआई बैंक के बीच में, जो एग्रीमेंट होता है लोन देने लेने के बारे में, तो उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो इसी को रेपो रेट बोला जाता है, इसी को रेपो। अगर ये बढ़ता है, अगर ये रेपो रेट अगर बढ़ता है तो बैंक क्या करता है कि वो लोन देना मना कर देता है, उसका लोन महंगा हो जाता है, लोग लोन नहीं लेता है। इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। अगर देखता है कि मार्केट में रिसेशन टाइप का इशू आ रहा है, लोग आप लोन को ले नहीं रहा है, तो ये आरबीआई जो है ना फिर ये रेपो रेट अपना जो है कम करता है, कभी कभी बढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो है रेपो रेट का कंसेप्ट है, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, चलिए ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, अदरवाइज आप लोग थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। यही यही कॉन्सेप्ट है, इसके बियॉन्ड कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। चलिए, अब जीडीपी का कुछ अनुमान दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्या देखने को मिलेगा, तो 6.5% आपको देखने के लिए मिलने जा रहा है। साथ ही साथ एफडीआई जो है, एफडीआई जो आया है फाइनेंशियल ईयर 25 में 0.4 बिलियन यूएसडी के अंदर में है। कितना? 0.4 बिलियन यूएसडी। तो ये आपका यहाँ पे देखने को मिलता है हमें क्या चीज़, तो वो हमें मिलता है आपका एफडीआई। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट जो है वो है आप साइंस, मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि साइंस, उसके बाद में साइंस टेक, और यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ मिशन भेजा गया था
अंतरिक्ष मिशन देखने जा रहे हैं जो उन्हें चिकित्सा था वो, भारतीय एआई जो डेवलप किया है उन सब बारे में, जो कि यहाँ से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं जिसका प्रोबेबिलिटी ना हो और जो क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मेजर जो डेवलपमेंट हुआ है साइंस सेक्टर में, उसको कुछ अचीवमेंट है जिसे प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां बोले जाते हैं। उसमें एक्जियम 4 मिशन जो है, एक्जियम 4 मिशन जो है, इसमें भारत के जो अंतरिक्ष यात्री जो था शुभांशु शुक्ला, उसको भेजा गया है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपर्स टारगेट एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्जियम 4 मिशन बेसिकली है क्या? यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि यहाँ से लोग जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और वहाँ पे लोग अपना रहेंगे और जो भी चीज़ें, जो भी रिसर्च वगैरह होता है, करना होता है, वो स्पेस में जाकर लोग करते हैं। आप लोग कमेंट कर बताएं कि भारत के लिए ये लक्ष्य क्या है, कब अपना स्पेस स्टेशन में लोग भेजेंगे, अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये शुभांशु शुक्ला जो था, ये गया था एक्जियम 4 मिशन के तहत स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और वहाँ से फाइनली काफ़ी बढ़िया तरीके से रिटर्न लौटा है, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा हुआ हमारे इंडिया के लिए कि यहाँ पे हमारे इंडिया के एक जो मेंबर था वो गया है कहाँ, स्पेस स्टेशन में, और वहाँ से सही सलामत लौटा है, ओके। अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नासा द्वारा कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कि नासा X-59, ये काफ़ी न्यूज में था, और तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये क्या है, आपको सीधा पूछ लेगा कि नासा X-59 क्या है। तो नासा X-59 क्या है, तो ये है क्यूट सुपरसोनिक फ्लाइट। क्या है दोस्तों? क्यूट सुपरसोनिक फ्लाइट जो है, ये अब सीधा पूछेगा नासा X-59 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुपरसोनिक ये फ्लाइट है। और सुपरसोनिक जो है, अगर आप साइंस के टर्म्स में जाए तो ये साउंड स्पीड से ज़्यादा भागता है, साउंड के स्पीड जो होता है उससे ज़्यादा स्पीड में चलता है, उसी को सुपरसोनिक बोला जाता है, ठीक है। अब बाकी इसका मैक कितना मैक का है और नहीं बताया गया, सुपरसोनिक फ्लाइट है ये, राइट। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने आता है क्वेश्चन होता है भारत जैन के बारे में। तो ये भारत जैन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत जैन के बारे में बात करते हैं। तो भारत जैन जो है, ये मल्टी मॉडल LLM है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग मशीन है, और ये 22 भारतीय भाषाओं में है। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं अच्छे से, भारत जैन के बारे में। ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भारत जैन के बारे में। देखिए, भारत जैन कैसा है कि आप चैट जीपीटी सुने हैं, चैट जीपीटी जो है, ये चैट जीपीटी है, इस पर आप कुछ भी क्वेश्चन करेंगे तो ये टेक्स्ट फॉर्म में आपको जवाब देंगे, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में जवाब देंगे। इसी तरीके से भारत का खुद का एक चैट जीपीटी है, भारत का खुद का चैट जीपीटी है, जिसका नाम है भारत जैन, ठीक है। और भारत जैन में 22 भारतीय भाषा को इंक्लूड किया गया है, यानी कि आप हिंदी पूछ सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जितनी भी भाषा जो अनुसूची 8 के अंदर में आता है, जो शेड्यूल 8 में जो आते हैं 22 जो भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी देखेंगे, बांग्ला देखेंगे, मैथिली देखेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारे भाषा जो है जो कि शेड्यूल 8 के अंदर में आते हैं। आप लोग कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्या आपका भाषा 22वीं जो शेड्यूल जो भारत क्या उसमें आता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये पूरे 22 भाषाओं को अपने साथ में समाहित किया गया है। ये भारत का खुद का चैट जीपीटी है, भारत का खुद का चैट जीपीटी है, इसीलिए इसको मल्टी मॉडल LLM मशीन के रूप में हम जानते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि भारत जैन क्या है, भारत जैन क्या है, ठीक है, ये कितने भाषा सपोर्ट करता है? तो ये पूरे संविधान के अंदर में जो 8वीं सूची में जो 22 भाषा जो इंक्लूड है, उन सारे भाषा को सपोर्ट करता है, राइट। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको हम कुछ इंडिकेटर दिखाएंगे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पर्यावरण से रिलेटेड है, जिसमें कि पर्यावरण दिवस दिए जा रहे हैं, वन्यजीव में वैश्विक रैंकिंग वगैरह जो आया है अभी, उसके बारे में। क्योंकि यहाँ से आपका जो है ना एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में आपका काम हो रहा है, ये नहीं कि बस हम पॉलिटी समझा के निकल रहे हैं। आपको मैं पूरा चीज़ बता, जो एनवायरनमेंट मस्ट होता है, ठीक है, सारी चीज़ कवर करने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट और रैंकिंग के बारे में, कि यहाँ पे क्या क्या रैंकिंग इंडिया को कैसे मिला है, कितना मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे देखते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 2025 में मनाया गया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 2025 में मनाया गया है। और आप लोग कमेंट कर बताइए ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है। मैं इतना बता देता हूँ, ये जून महीने में मनाया गया है, ठीक है। अब हम इसका बात करते हैं कि इसका थीम क्या है। तो इसका थीम जो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। आपसे डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका थीम क्या था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 में जो मनाया गया, उसका थीम क्या था, ओके। तो उसमें आपको देखने को मिलता है
कि इसका नाम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये थीम है, आप ये थीम बिल्कुल मेमोराइज करेंगे, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। साथ ही साथ एक पेड़ माँ के नाम 2.0 चलाया गया, जिसमें कि 10 करोड़ पेड़ लगाए गए। क्या एक पेड़ माँ के नाम जो था, जो पहले चल रहा था, अब उसका जो नाम मॉडिफिकेशन और उसका जो एक्सटेंड कर दिया है, क्या एक पेड़ माँ के नाम का जो था उसको एक्सटेंड कर दिया गया और उसको कर दिया 2.0 और इसमें 10 करोड़ पेड़ लगाए गए, 10 करोड़ पेड़। ठीक है, आज इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुआ है। आप लोग क्या कंट्रोवर्सी हुआ है एक पेड़ माँ के नाम पे, आप लोग कमेंट कर बताएं। बाकी इसे एक्सटेंड करिए 10 करोड़ पेड़ लगे तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं कि लेपर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि ये लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो ये बेंगलुरु को बोला जाता है। बेंगलुरु में बहुत सारे लेपर्ड देखने को हमें मिलता है। अब लेपर्ड क्या है तो आप लोग गूगल करिए। ठीक है, आप लोग गूगल करिए लेपर्ड क्या है, बाघ जैसा ही होता है, मैं इतना हिंट दे देता हूँ। तो लेपर्ड जो है सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसे लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। बेंगलुरु को, बेंगलुरु को लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में रैंक आया है ग्लोबल जेंडर गैप का। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें भारत का रैंक कितना है, 131 भारत का रैंक है। कितना, 131। ये अच्छी इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप का 2025 में भारत का रैंक कितना है, 131। ओके, साथ साथ यहाँ पे क्यूएस रैंकिंग भी आया है 2026 का। क्यूएस रैंकिंग में आप देखेंगे कि एमआईटी का रैंक जो है 1 है और आईआईटी दिल्ली का जो रैंक है 123 है। ठीक है, क्यूएस रैंकिंग ये जो है यूएस का जो संस्था है वो यहाँ पे अपना पब्लिकेशन निकालता है और उसमें हमें देखने को मिलता है कि एमआईटी जो है उसका रैंक 1 और आईआईटी दिल्ली का रैंक जो है 123 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ देखने के लिए मिला। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका जो था, यानी कि जून महीने का जो करंट अफेयर था आपका दोस्तों यहाँ से होता। ठीक है, और मैं एक बार रिविजन के पर्पज से बस मैं आपको बता दूँ। रिविजन पर्पज देखिए, यहाँ पे मैंने जितना जो जून महीने का जो मेजर जो इवेंट हुआ था, जिसमें कि हमने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में यहाँ पे सारी चीज़ कंक्लूड करने को किया हूँ, जिससे कि आपका एग्जाम एक भी क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन मिस आउट ना हो। ठीक है, बाकी अगर आपके पास कोई रिसोर्स है उससे जब आप उसे फॉलो करें तो उसे फॉलो करते रह सकते हैं। अदरवाइज आप इसी अप्रोच के साथ में काम करें। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बात किया, फिर एनवायरमेंट के बारे में बात किया, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया। अगर आप होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। राइट, तो इस तरीके से आपका जून महीने का जो करंट अफेयर था वो यहाँ से समाप्त होता है। और अगर आप लोग को ये जो मेरा जो सेशन जो है अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं कि आप कहाँ से इसे वीडियो वॉच कर रहे हैं। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ले। एग्जाम एलिवेट बहुत ही शानदार यूनिक वे में काम कर रहा है, तो सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। और चलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं, वीडियो मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर।